वेलकम बैक टू माय चैनल एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बियॉन्ड द पेन। तो दोस्तों आज हमारे साथ फिर एक बार डॉक्टर अश्विनी हिमाचल सर, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक एंड रोबोटिक सर्जरी सीके बिरला हॉस्पिटल, पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली। तो सर एक बार दोबारा आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर फाइनली जसविंदर की टोटल हिप रिप्लेसमेंट हो चुकी है दोनों साइड की। मैं भी जानना चाहता हूँ, सभी लोग जानना चाहते हैं कि जब एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट को बेड रिडन 4 या 5 साल हो जाता है तो उसके बाद सर्जरीज में क्या चैलेंजेस आते हैं, जैसे जसविंदर के साथ क्या डिफ़िकल्टीज आई या चैलेंजेस आए? देखो, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अपने आप में ही एक बहुत डिफ़िकल्ट पेशेंट होता है, फ्रॉम एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों तरीके से। लेकिन जसविंदर का केस बिल्कुल अलग था। बाकी लोगों में क्या होता है कि वो किसी न किसी तरीके से चल लेते हैं, चाहे वॉकर से चल रहे हैं, सपोर्ट लेके चल रहे हैं, पर वो खड़े होते हैं, वॉशरूम तक जाते हैं, उनकी एक बेसिक एक्टिविटी रहती है। जसविंदर वाज टोटली बेड रिडन, उनकी बोन्स पर वेट आ ही नहीं रहा था। तो उससे क्या होता है कि बोन्स में कोई कैल्शियम नहीं बचता है, बिल्कुल खोखली हो जाती हैं, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस, ये वो स्टेज थी कि जब पेशेंट को ऑटोमेटिकली फ्रैक्चर होने शुरू हो जाते हैं। ओके, ऑलमोस्ट वो स्टेज आ गई थी। सेकंड, मसल्स वीक हो जाती हैं क्योंकि मसल तो यूज़ हो ही नहीं रही है। थर्ड, पेशेंट का न्यूट्रिशन पुअर होता है, तो इन पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन सब कुछ कम हो जाता है। तो ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी दोनों ही चैलेंज रहते हैं। ड्यूरिंग सर्जरी तो ऑब्वियसली जब बोन क्वालिटी नहीं है तो हमें कुछ काम करने की जगह ही नहीं मिलती है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बाद में मसल पावर नहीं है, पेशेंट को इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हैं, पेशेंट की रिकवरी स्लो है, फिजियोथेरेपी प्रोलॉन्ग्ड है, और नी और एंकल ऑलरेडी स्टिफ हो चुके हैं जी। तो इस वजह से ये सारे चैलेंजेस हमारे अभी आने वाले हैं। अभी तो हमने पहला स्टेप लिया है, सर्जरी की है। नाउ फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स टू 1 ईयर 2 ईयर्स अब जाके रिकवरी शुरू होगी और बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बाकी है। तो सर सर्जरी भी जैसे देखा गया कि 1 बाय 1 करी गई, पहले एक राइट हिप की करी गई, फिर लेफ्ट हिप की करी गई। तो उसमें आपने क्या देखा कि मतलब क्या आपको कुछ ऐसा लगा कि कोई एक नया डिफरेंट केस, या फिर है ना बहुत बुरी हालत में उसके हिप जॉइंट्स, या किस तरीके से आपने देखा? जनरली आपके पास जो पेशेंट आते हैं या तो फ्रैक्चर वाले आते होंगे या फिर है ना कोई इंजरी हो गई है उसकी वजह से। जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जब पेशेंट होता है तो सर उनकी जॉइंट्स की क्या कंडीशन रहती है? जसविंदर का कैसा था? इनफैक्ट जॉइंट्स होते ही नहीं है, बोन पूरी फ्यूज हो जाती है, तो हमें जॉइंट्स को ढूंढना पड़ता है। ओके। और ये बहुत एक्सपीरियंस, हज़ारों केस करने के बाद आपको पता चलता है कि जॉइंट्स फ्यूज़ होने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ लैंडमार्क वहाँ मिलता है जहाँ पे आपको रुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनकी बोन्स में कैल्शियम होता नहीं है। अगर आप अंदर जाते जाएंगे तो आप पेल्विस के अंदर एंटर कर जाएंगे। ओके। और फिर कुछ भी नहीं बचेगा पेशेंट के पास। तो ये हमें विद एक्सपीरियंस पता चल जाता है कि हमें कितनी फोर्स यूज़ करनी है, इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करना है। इवन जो मेरे असिस्टेंट हैं वो बोन को कैसे होल्ड कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि इनमें फ्रैक्चर के चांस रहते हैं जी। ऊपर से मसल्स नहीं हैं, जो मस्कुलर प्लेन्स हैं, जैसे ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी थी, ऑस्टियोटमी हमने की थी इनकी हिप की 8 महीने पहले, तो वो प्लेन्स ऑलरेडी डिस्टर्ब थे, सारी मसल्स आपस में चिपक जाती हैं। तो उसमें डिसेक्शन में वी हैव टू बी वेरी स्लो एंड मेटिकुलस, क्योंकि इसमें एक भी गलती अगर आपने की तो पेशेंट कई साल तक बेड पे चला जाता है। तो पेशेंट के पास एक ही चांस है, सो वी हैव टू बी वेरी श्योर व्हेन वी आर डूइंग द सर्जरी। तो सर जसविंदर 5 सालों से बेड रिडन था, और उससे पहले भी 5 सालों तक उसने वो स्ट्रगल, उसने वो पेन झेला है, जो लंगड़ा लंगड़ा के लिम्पिंग, वो करते 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 आज इस कंडीशन में आया। सर 5 सालों तक बेड में रहने के बाद आपने तो जसविंदर को अच्छे से सर्जरी के टाइम पे देखा होगा, उनकी थाइज, उनकी बोन, तो उसकी क्या कंडीशन, उनकी काफ़ी वीक हो जाती होगी। इतनी वीक बोन है कि अगर हम हाथ से भी प्रेस करें तो वो कोलैप्सिबल बोन थी बेसिकली। अदरवाइज बोन तो बहुत हार्ड होती है, लेकिन अगर हम थंब से प्रेस करें तो थंब अंदर चला जाता है, इतनी सॉफ्ट बोन होती है। ओके। तो सर इसमें मैं बस जानना चाहूँगा, वैसे आपने जो किया है ऑब्वियसली अब अपने हिसाब से बहुत बेस्ट किया होगा, बट सर जब बोन की कंडीशन इतनी वीक हो जाती है तो ऐसे में ये चूज़ करना, ये डिसाइड करना कि कौन सा, या वेदर ये सीमेंटेड होना चाहिए या नॉन सीमेंटेड होना चाहिए, ये चीज़ किस आप चीज़ को पर्टिकुलरली देख के डिसाइड करते हैं? एक्चुअली हम इतने सारे हिप कर चुके हैं कि हम जो कन्वेंशनल जो टेक्निक्स हैं उनको हमने चेंज कर दिया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये माना जाता है कि जब बोन बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोटिक हो, चाहे वो एल्डरली पेशेंट हो, बेड रिडन पेशेंट हो, या जैसा ये पेशेंट है एंकाइलोजिंग के पेशेंट हो,
तो सीमेंटेड इम्प्लांट करना चाहिए। क्यों? उसमें बोन स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, फेविकोल की तरह आप इम्प्लांट को चिपका सकते हो। बट प्रॉब्लम इज इनकी उम्र कितनी? 25 साल। 25 साल। रिवीजन भी होना है। अगर मैंने आज ही सीमेंट डाल दिया, सीमेंट मीन्स बोन ग्रोथ बंद हो जाती है उसके बाद। सीमेंट मीन्स फुल स्टॉप टू द बोन रीजनरेशन। तो इस पेशेंट की बोन कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी अगर मैंने आज सीमेंट डाल दिया। तो दैट मीन्स कि जब भी इनका रिवीजन होगा इट विल बी डिजास्टर। ये कभी चल नहीं पाएंगे दोबारा। क्यों? जब वो इम्प्लांट निकालेंगे, सीमेंटेड इम्प्लांट लूज होने के बाद, वो पूरी बोन को साथ ले आएगा और बोन उतनी ही वीक रहेगी जितनी आज है। तो हम नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ करते हैं अगेंस्ट द कन्वेंशन। हालांकि बहुत मुश्किल होता है, इसमें कुछ भी चिपकने की जगह नहीं है। हमें इतना श्योर होना पड़ता है कि फ्रैक्चर भी ना हो और इम्प्लांट भी फिक्स हो जाए। क्योंकि सर मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैंने वीडियोस देखी है डॉक्टर्स की यूट्यूब पे, जिस पे उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि जब बोन काफ़ी वीक हो जाती है, क्योंकि अगर हम एक सेरेमिक या फिर एक नॉन सीमेंटिक इम्प्लांट की बात करें तो उसको पुश करना पड़ता है, एक प्रेस देना पड़ता है, तो बोन उतना नहीं हैंडल कर पाती है। तो इस वजह से ना सीमेंटिक इम्प्लांट अच्छा होता है बोलते हैं। जी। और कहते हैं कि सीमेंटिक इम्प्लांट भी अगर अच्छे से करा हो तो वो भी काफ़ी लंबे समय तक चलता है। बट जो आप एक चीज़ नहीं बता रहे कि तो ऑस्टियोपोरोटिक में अगर हम अपना काम आसान करने के लिए सीमेंटेड इम्प्लांट डाल रहे हैं तो इसको कहते हैं एस्केपिज्म, कि हम सिचुएशन से एस्केप कर रहे हैं। मुझे आज सर्जरी करनी है, शायद मैं 20 साल बाद इनकी रिवीजन नहीं कर रहा हूँगा, लेकिन जो भी सर्जन कर रहे होंगे मुझे उनके बारे में भी सोचना है और मुझे इस पेशेंट के बारे में भी सोचना है कि जब ये 50 साल के होंगे, 55 के होंगे और रिवीजन के लिए जाएंगे, ये तभी भी याद रखेंगे कि हमने एक अच्छा इम्प्लांट चूज़ किया था एंड हिज फ्यूचर विल बी सिक्योर। तो हमें वो चीज़ें देख के काम करना है, इसलिए हम डिफ़िकल्ट काम कर रहे हैं ताकि उनका फ्यूचर आसान हो जाए। ओके। मतलब इसके जनरली ये कहा जा सकता है कि अगर इस केस में, जसविंदर के केस में, इन फ्यूचर भी अगर रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आराम से हो सकता है। आप 1 साल के अंदर देखना इनकी बोन क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो जाएगी। ओके। आज आपको इनकी बोन एक्सरे में दिखाई भी नहीं दे रही है। इनका एक बार एक्सरे देखें हम। जी बिल्कुल सर, एक्सरे भी प्लीज़ समझाएं। जी। तो ये जसविंदर का एक्सरे हम देख रहे हैं। तो इसमें आप देखिए, जो सेंट्रल पार्ट है इसको मेडुला कहते हैं और ये कॉर्टेक्स होता है। जी। तो जनरली यंग लोगों में कॉर्टेक्स काफ़ी थिक होता है, यहाँ तक आता है। ये कॉर्टेक्स डबल या ट्रिपल होता है। मेडुला बहुत नैरो होता है। लेकिन आप देखें सिर्फ मेडुला क्या फैट है बेसिकली। तो दिस इज़ फुल ऑफ फैट और बाहर एक जैसे जिसको कहते हैं पापड़ जैसी बोन कहते हैं, बिल्कुल पतली बोन है। तो इसको अगर हम ऐसे दबा रहे थे तो ये प्रेस हो रही थी बोन। देखिए कोई बोन नहीं है। तो इसमें अगर हम सीमेंट डाल देंगे तो सीमेंट क्या करेगी, जितना भी स्पेस अवेलेबल है उसको पूरे को ऑक्यूपाई कर लेगी। और बोन को ग्रो बाहर नहीं होना है, बोन को ग्रो अंदर होना है। इट नीड्स स्पेस। सीमेंट डाल के हम उसको ब्लॉक कर देंगे तो फिर ये फ्यूचर में कभी भी जब भी इम्प्लांट निकलेगा तो ये बोन इतनी ही पतली मिलेगी। इनफैक्ट अगर मान लो इनका पैर फिसल जाए कभी इतनी कमज़ोर बोन के साथ, तो जहाँ इम्प्लांट खत्म होता है वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा। तो हम पेशेंट की फ्यूचर को इनसिक्योर कर देंगे। सिमिलरली यहाँ देखिए कोई बोन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपनी एक्सपीरियंस से नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट लगाने हैं। ये इतना टाइट होना चाहिए कि ये सिंक ना करे, लेकिन इतना भी टाइट नहीं होना चाहिए कि फ्रैक्चर हो जाए। तो ये बैलेंस हमें बनाना पड़ता है, जो एक बहुत थाउजेंड्स ऑफ सर्जरीज करने के बाद एक्सपीरियंस मिलता है। इसी तरह हमने देखिए ऊपर भी सीमेंट यूज़ नहीं किया है। इनका बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं है क्योंकि बोन में जान नहीं है, लेकिन हमने इतने सारे लगा दिए हैं कि धीरे धीरे जैसे पेशेंट चलना शुरू करेगा, इसमें कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू करेगा, तो इन स्क्रूज का रोल ही खत्म हो जाएगा। कब अपने आप में होल्ड कर लेगा। ये देखिए ये बोन ऑलरेडी टूटने वाली है, ये देखिए। तो ये हमें बोन को रीजनरेट होने का मौका देना है। दिस इज द स्टोरी। तो सर जैसे अभी आपने एक्सरे में एक्सप्लेन करा, बाकी मेरा मतलब जनरल एक ऐसे सवाल है, क्योंकि लोगों को ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, बट हमारे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जितना मैं जानता हूँ जॉइंट्स तो डैमेज होते ही होते हैं, साथ में उम्र के साथ साथ जल्दी बोन भी वीक होती है। तो जिस तरीके से जैसे आपने ये सेरेमिक इम्प्लांट का हेड को ना सपोर्ट के लिए अभी नेल्स वगैरह लगा के पेल्विस स्क्रू लगा के पेल्विस में वो रोकते हैं, तो सर क्या ये पेल्विस एरिया हम लोगों का धीरे धीरे उम्र के या फिर जल्दी कमज़ोर नहीं पड़ता? नहीं, ये मिथ है बेसिकली। हम अज्यूम कर लेते हैं कि एंकाइलोजिंग पेशेंट का बोन वीक होगा। उसकी बोन इसलिए वीक होती है कि वो एक्टिव नहीं है।
वो या तो बेड रिडन है या एक्टिविटी लिमिटेड है। अगर हम पेशेंट को इस तरह से पेन फ्री कर दें तो ये पेशेंट क्यों नहीं चलना चाहेंगे? कुछ ही सालों में देखना ये पेशेंट 3-4 किलोमीटर चलेगा और इनकी बोन क्वालिटी डे बाय डे इम्प्रूव करेगी, क्योंकि एंकाइलोजिंग का मैक्सिमम पेशेंट यंग होता है। उनको तो सिर्फ एक मौका चाहिए, आप उनको फ्रीडम दो, पेन फ्री करो, उनके जॉइंट्स को मूवमेंट दो, वो चलने के लिए तैयार है और उनकी बोन और मसल भी वापस ग्रो करने के लिए रेडी हैं। उनको मौका नहीं मिलता है, उनकी प्रॉपर सर्जरीज नहीं होती है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, दैट्स वाई उनकी बोन वीक हो जाती है। ऐसा इनहेरेंट नहीं है कि उनकी बोन वीक होंगी ही, दे डोंट गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट। इसलिए हमने मान लिया है कि एंकाइलोजिंग का पार्ट है ऑस्टियोपोरोसिस, बोन कमजोर होना। दैट इज नॉट ट्रू। ओके, नेक्स्ट। सर जैसे अभी आपने बताया कि ज़रूरी है कि है ना कि एक बार हम पेन फ्री कर देते हैं पेशेंट को, तो उसके बाद वॉकिंग एक्सरसाइज इन सब चीज़ों से ना बोन स्ट्रांग रहती है। अब ऐसी कंडीशन में जब जसविंदर जहाँ पर 5 साल बेड रिडन होके बाद आया है और अभी फ़िलहाल जो आगे भी एक जो चैलेंजेस हैं, जो नी का जो चैलेंज है, तो उसके लिए शायद ही अभी है ना चलना फिरना ये सब चीज़ें करना इतना इजी नहीं रहेगा, नहीं होगा और लोगों के मुकाबले। तो उस कंडीशन में सर ये जो एरिया है या फिर जो सिरेमिक हेड है या फिर किसी चीज़ का डिसलोकेशन का या किसी चीज़ का कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? नहीं, डिसलोकेशन नहीं होता इसमें। हाँ, इसमें जो चैलेंज आने वाले मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो इनका खड़ा होना ही बहुत मुश्किल है। कम से कम 2 आदमी साथ में खड़े होंगे तो ये मुश्किल से टोज पे खड़ा हो पाएगा, क्योंकि एंकल स्टिफ है, नी स्टिफ है। इट विल टेक फ्यू मंथ्स बिफोर ही कैन स्टैंड प्रॉपरली। और उसके बाद जब ये चलना शुरू करेंगे, एक और चैलेंज आएगा। इनकी हड्डियों को आदत नहीं है 5-6 साल से वजन लेने की। जब पहली बार वजन डलेगा, पेशेंट चलना शुरू करेगा, तो इनकी पूरी बोन्स में पेन होगा, स्वेलिंग आएगी, मसल्स थक जाएंगी, 4 कदम चल के बैठ जाएंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिसको पेशेंट को भी अंदाज़ा भी नहीं है। तो एक चैलेंज नहीं है। तो 1 साल के बाद मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि ये पेशेंट इंडिपेंडेंटली चल पाएगा। 1 साल के बाद? 1 साल के बाद कम से कम, इफ़ एवरीथिंग गोज वेल। इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। फिजियोथेरेपिस्ट कई बार क्या होते हैं, ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत जल्दी मूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में वो इम्प्लांट को या बोन को डैमेज कर सकते हैं। तो इनकी फिजियोथेरेपी बहुत स्ट्रिक्टली अंडर सुपरविजन होनी चाहिए। तो अभी सर जैसे फिजियोथेरेपी या आपके हिसाब से क्या पूरे कंटिन्यूस 1 ईयर तक, या फिर कुछ और भी जो अगर आप बताना चाहें जो चीज़ ज़रूरी है हर पेशेंट को करना चाहिए इनफैक्ट, लेकिन जसविंदर के केस में क्योंकि लॉन्ग कैल्शियम, विटामिन डी, हार्मोनल थेरेपी वो सब देंगे इनको, ताकि इनकी बोन जल्दी ग्रो करे। वो तो हम सब करेंगे, बट स्टैंडिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जितनी देर खड़े होंगे, जितना मैक्सिमम खड़े होंगे। ग्रेविटी सबसे बड़ा स्टिमुलेंट है बोन ग्रोथ के लिए। जब ग्रेविटी बोन के थ्रू जाएगी, वेट बेयरिंग होगी, बोन अपने आप ग्रो करेगी। अच्छी बात सिर्फ इसमें एक ये है कि इनका वेट ज़्यादा नहीं है, इम्प्लांट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। जब तक इनका वेट गेन होगा तब तक इम्प्लांट अपनी जगह पकड़ चुका होगा। तो इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। तो सर आपको क्या ये चीज़ जो आप बता रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बोन दिख रही है पैरों की वो काफ़ी वीक है, बहुत वीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि देखना कुछ ही टाइम के बाद इनकी वो बोन एकदम स्ट्रांग हो जाएंगी, तो ये किस वजह से? क्या कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी उसमें? नहीं, सब कुछ है उसमें। पेशेंट का एफर्ट, वेट बेयरिंग, हार्मोनल थेरेपी, कैल्शियम, विटामिन डी, और पेशेंट एक फिजिकली तो बेटर हो ही रहा है, मेंटली भी दे फील बेटर। तो जो एंडोर्फिन और वो जो सिक्रीशन बॉडी के अंदर होते हैं वो सब भी शुरू होने वाला है। तो ये पेशेंट एक तरह से दोबारा से लाइफ में आ रहा है और इसमें बहुत तरह की मूवमेंट्स, डेवलपमेंट्स फ्लरिश करेगा ये पेशेंट अभी। जस्ट गिव हिम 1 ईयर। ओके। और सर दूसरा साथी, जैसे अब आपने बताया फिजियोथेरेपी भी इम्पॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, कुछ ऐसे जैसे ऐसे पेशेंट्स के लिए कुछ परमानेंट रिस्ट्रिक्शंस भी हो जाते हैं? जैसे जनरली आप बताते हैं कि नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट कराओ तो जो जनरल रिस्ट्रिक्शंस है वो भी नहीं रहते, बट व्हाट अबाउट जसविंदर के केस में सर? अभी हम कुछ बात नहीं कर रहे, अभी तो हम सिर्फ वॉकिंग की बात कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, 1 साल के बाद बात करेंगे। ओके, लेट अस सी हाउ इट गोस। ठीक है सर। बाकी सर मैंने कुछ जैसे अब मैं, क्योंकि मैंने देखा जसविंदर का हिप रिप्लेसमेंट जो हुआ, सब चीज़ सामने हुई, तो कुछ इसमें ना मैंने वो चीज़ भी देखी कि कुछ मेडिकल इंजेक्शंस काइंड ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, और जिसके लिए बताया भी गया कि ये बहुत बेनिफिशियल है, ज़रूरी भी है। थोड़ा सा अगर बता पाएंगे सर उसको। हार्मोनल थेरेपी देते हैं,
टेरापेरिटाइड कहते हैं उसको। ये हार्मोन्स होते हैं जो बोन में कैल्शियम की डिपोजिशन को हेल्प करते हैं। ओके। तो ये पेशेंट को खुद ही इंजेक्शन लगाना होता है। कितने महीनों तक सर? 6 महीने कम से कम, कई बार हम उसके बाद भी देते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। और सर ये जो हिप रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट के बाद जो मेडिसिन चलती है, माइट भी जसविंदर के केस में 6 महीना आप ज़्यादा दे रहे हो, या फिर जो जनरल लोग होते हैं उनके लिए भी मैं पूछना चाहूँगा। मेडिसिन का कोई रोल ही नहीं है। एक बार उनका वूंड ठीक हो गया, स्टिच वगैरह सब हट गए, उसके बाद मेडिसिन का कोई रोल नहीं। कोई 1 महीना 2 महीना कोई मेडिसिन नहीं चलती? सिर्फ कैल्शियम, विटामिन जो मैंने बताया, जस्ट फॉर बोन ग्रोथ, दैट्स इट, और किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो सर अगर जैसे एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी हिप का आपने रिप्लेसमेंट किया है, लेकिन बाकी जॉइंट्स हैं जो डैमेज करेंगे अभी आगे, क्योंकि ये बीमारी करेगी। अगर उनको पेन है तो, अगर उनको स्वेलिंग हो रही है तो, बहुत सारे पेशेंट्स में पेन स्वेलिंग बंद हो जाते हैं टाइम के साथ। बट सर पेन स्वेलिंग तो हिप जॉइंट में बंद होगी ना, लेकिन स्पाइन में तो स्टिफनेस बनी रहेगी। वो आगे पता चलेगा। अभी पेशेंट कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सर मैं वैसे जनरल मेरा ये क्वेश्चन था कि कब से हम लोग अपनी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं? जब पेन हो। अभी पेन नहीं है पेशेंट को कहीं भी, तो फिर क्यों मेडिसिन? क्योंकि कहा भी जाता है कि बीमारी का ग्रोथ प्रोग्रेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो उसको कंट्रोल करने इनकी बीमारी से आगे नहीं बढ़ सकती। ही हैज रीच्ड एंड स्टेज वेरी अर्ली। इनका जो भी डैमेज होना था वो हो चुका है। सर मैं वैसे फिर इन दैट केस में एक जनरल एग्जांपल एक किसी का लेके आपसे पूछता हूँ। मैंने एक बार अपने घर के आसपास ही एक ऑटो रिक्शा वाले को देखा था, जो जब वो ऑटो से उतरा तो वो ऐसे बेंड होके उसका हंच बैग ऐसे दिखा, तो मैं उसके पास जाके मैंने उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसने बताया मुझे कि मेरे को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। उसकी नेक इधर से इधर मूव नहीं कर रही थी, वो ऑटो चला रहा था शीशों की वजह से, बाकी उसकी नेक मूव नहीं कर रही थी। उससे मैंने पूछा कि क्या क्या हो चुका है अभी तक, तो उन्होंने बताया कि मेरे हिप रिप्लेस हो चुके हैं, मेरी स्पाइन फ्यूज़ है, मेरी नेक फ्यूज़ है। तो मैंने उनसे भी पूछा कि क्या अब आगे कोई मेडिसिन या आगे कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हो, क्योंकि अभी तो घुटनों के जॉइंट है, क्योंकि नी जॉइंट भी डैमेज होते हैं, कोनिया डैमेज होती है सर, यहाँ तक कि जॉ तक आवाज़ आती है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैं अभी कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि फ्यूजन की वजह से सब कुछ एकदम दर्द खत्म हो गया है। वही चीज़ है, अगर पेन होता है तो दैट मीन्स कि एक्टिव इन्फ्लेमेशन है। डिजीज क्या होती है? इन्फ्लेमेशन। अगर इन्फ्लेमेशन है तो मेडिसिन देंगे। अगर पेन खत्म हो गया है, स्वेलिंग नहीं है, तो दैट मीन्स डिजीज इज ओवर। क्योंकि सर हम लोग एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इम्यून सप्रेसर लेते हैं, और अभी जैसे मैं कुछ समय पहले भी एक किसी से बात करी थी, उनका ऑपरेशन हिप रिप्लेसमेंट हुआ था, और उनका एक बेड पे लेटे लेटे रहने की वजह से जिस दिन वो एक दिन खड़े हुए हफ्ते भर के बाद, तो उनके घुटने में दर्द हुआ। तो उनका मेरे से सवाल था कि क्या मैं मेडिसिन ले सकता हूँ, तो क्योंकि मैं तो कोई इस चीज़ पे राय नहीं देता, तो मैंने उनको बताया डॉक्टर से मिलो। हाउएवर सर, लेकिन जब अभी क्योंकि आप बताते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट के बाद भी इन्फेक्शन के चांसेस बने रहते हैं, तो अगर ऐसे में इम्यून सप्रेसर ऊपर से पेशेंट अगर जल्दी लेना स्टार्ट कर दे तो ये भी तो एक प्रॉब्लम बन सकती है। वही मैं कह रहा हूँ, तो हम वो मेडिसिन तभी देते हैं जब एक्चुअली रिक्वायर्ड होती है। इस पेशेंट में कम से कम ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं एक और पूछ लेता हूँ कि जैसे कि हिप रिप्लेसमेंट के बाद हमारा जसविंदर ही है, इनके लिए कोई स्पेसिफिक मैट्रेस या कोई एंगल की इस तरीके से सोना चाहिए हिप रिप्लेसमेंट के बाद रात में? अगर हमने MIS टेक्निक से किया है फिर कोई डर नहीं है, आप जैसे भी सो सकते हैं आफ्टर 2 वीक्स। ओके, 2 वीक्स मीन्स वुंड हीलिंग के लिए, जब आपका स्टिच वगैरह सब क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आप जैसे भी सोना चाहें, करवट से सोना चाहें, सीधा सोना चाहें, उल्टा सोना चाहें, सब कर सकते हैं। हाँ, जसविंदर के केस में क्या है कि बोन सॉफ्ट है, तो हम ज़्यादा लिबर्टीज इसको नहीं देंगे फर्स्ट 2 मंथ्स। तो पहले 2 महीने थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद बोन ग्रो कर जाएगी, इम्प्लांट के ऊपर ग्रिप आ जाएगी, फिर जो मर्जी जैसे मर्जी करो। तो MIS टेक्निक का फ़ायदा यही है, क्योंकि हमने मिनिमम ट्रॉमा किया है, हिप बिल्कुल स्टेबल है, ये डिसलोकेट नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें कोई उस चीज़ का कोई डर नहीं है। डर है सिर्फ ये कि बोन सॉफ्ट है, अगर ज़्यादा अभी से पहले 2 महीने में मूवमेंट करेंगे तो इम्प्लांट डिस्प्लेस ना हो जाए अपनी जगह से, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना। सर ये जैसे जसविंदर की स्पेसिफिकली बात करूँ, पेशेंट इतनी बुरी कंडीशन में जब ऐसे वेट करके 5 साल बाद आता है, तो इसमें पेशेंट और डॉक्टर, इसमें पेशेंट का क्या रोल, कितना रोल रह जाता है और डॉक्टर का कितना रोल रह जाता है, जो एक रिजल्ट आउटकम की हम जो बात करते हैं,
क्योंकि इससे पहले भी हमने जसविंदर को और जगह दिखाया है जहाँ पर लिखा गया है कि बहुत लेस आउटकम है और बहुत रिस्की है सर्जरी। मे बी क्योंकि आपने MIS करी तो उसमें मिनिमल डैमेज और बाकी चीज़ों की वजह से, बट सर इसमें पेशेंट का रोल आ गया और पेशेंट का कितना % रहता है कि अब पेशेंट को करना है आगे के लिए? 90% पेशेंट का ही। हमने तो सर्जरी कर दी, अब सारी मेहनत, सारी प्रिकॉशन, अपना लाइफस्टाइल, सारा कुछ पेशेंट के ऊपर ही चला गया अलॉन्ग विद फिजियोथेरेपिस्ट। अगर वो ठीक से हैंडल करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं तो ये ख़राब भी हो सकता है। कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस या डाइटरी एडवाइसेस भी रहती है सर? नहीं, वो तो हाई प्रोटीन डाइट, बैलेंस डाइट, वो तो सब लेना ही है, रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। ठीक है सर, बाकी मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो जसविंदर की सर्जरी भी पॉसिबल हो पाई है तो आपकी वजह से नहीं, पॉसिबल हुआ है। इसमें और भी बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, जैसे आपने बताया था। नहीं वो ऑब्वियसली, लेकिन जब तक आप हमें शुरू से ना पुश नहीं करते, नहीं कमल करो मैं मदद करूँगा इन द एंड, और इन द एंड जो आपने भी हेल्प आउट किया है हमको बहुत सारी जगहों पे, उसकी वजह से ही हम लोगों ने आगे कमल और जो बहुत सारे लोग जिनके मैं नाम नहीं जानता, जिन लोगों ने जसविंदर के लिए कंट्रीब्यूट किया है फाइनेंशियली, मोरली, फिजिकली, हर तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि हम एक बच्चे की लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बताया ना, मेरा रोल सिर्फ 10% है। ये जो बाकी जो आपने 1 साल से आप लोग मेहनत कर रहे हो और सारा जो लॉजिस्टिक्स और सारी चीज़ें आप देख रहे हो, दिस इज़ ए बिग कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड आई थिंक जब इतने लोगों की विशेष साथ में हैं तो पेशेंट ठीक होना ही, तो इनका अच्छा रिजल्ट आएगा। आई होप कि हम 1 साल के बाद एक और ऐसा इंटरव्यू करेंगे, उस टाइम पे जसविंदर हमारे साथ बैठा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।